सो फंक्शनलिज्म हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अभी तक हमने एवोल्यूशनिज्म की बात की, वहाँ पे हम चेंज के बारे में ज़्यादा बात करते थे। चेंज, हाउ सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म जैसे इसके इस लफ्ज़ के ऊपर ध्यान देंगे, फंक्शन से निकला है, मीन्स इसका बेसिक आइडिया फंक्शनलिज्म का ये है दैट ये जो सोसाइटी है, आपने ऑलरेडी सुना है दैट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, यार जिनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं। हाँ, और सोशियोलॉजिस्ट्स ने इसको कभी कभी सिस्टम्स भी कहा है, डिफरेंट सिस्टम्स। अब आप इसको इंस्टीट्यूशंस कहिए या कंपोनेंट्स कहिए या सिस्टम्स कहिए, तो बेसिक आइडिया फंक्शनलिज्म का ये है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, एवरी कंपोनेंट परफॉर्म्स इट्स ओन फंक्शन। हर एक कंपोनेंट एक अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे एक डायग्राम बनाएंगे, फिर से वही जो पहले हमने अंडरस्टैंड किया था, सोसाइटी वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें जो डायग्राम बनाई थी हमने, एक सर्कल बनाएंगे। मान लीजिए कि ये सर्कल हमारी सोसाइटी है और ये छोटे ट्रायंगल्स इसके बीच में बनाएंगे। यू एज्यूम दैट दीज आर द इंस्टीट्यूशंस और व्हाट यू कैन कॉल कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जिसको सोशियोलॉजिस्ट्स ने, जैसे आर.के. मोर्टन एंड पार्सन्स का अभी हम जिक्र करेंगे, उन्होंने इसको सिस्टम्स कहा है, डिफरेंट सिस्टम्स। लार्ज लेवल पे बात की है, बिकॉज मैंने भी आपके साथ एक चीज़ शेयर की है कि इंस्टीट्यूशंस माइक्रो भी होती है और मैक्रो भी। और मैक्रो इंस्टीट्यूट जो बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, उन्हीं को मर्टन और पार्सन्स ने कहा है सिस्टम्स। अब जो भी है, हमें समझना, ये बात हमको समझनी है कि हर एक इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हमें क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन फंक्शनलिज्म ये मानता है कि ये जो सिस्टम्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये एक दूसरे के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इफ देयर इज अ फेलियर इन वन सिस्टम, दैट मे लीड टू द फेलियर ऑफ द होल सोसाइटी और होल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ये बेसिक आइडिया है, सिंपलीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शनलिज्म का। सो एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी परफॉर्म्स इट्स ओन फंक्शन, इट हैज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन which it has to perform. If it fails, if there is any problem in its functioning, it can lead to the failure in the function of the society as a whole. और ये भी यहाँ पर भी आइडिया एक्चुअली ऑर्गेनिक से ही लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है। जैसे हमने एवोल्यूशनिज्म में पार्सन्स को पढ़ा, सॉरी इसको, हाँ, स्पेंसर या पार्सन्स ने भी इसका थोड़ा हवाला दिया है, टलकर पार्सन्स ने और आर.के. मोर्टन ने भी। ये जो सोशियोलॉजिस्ट्स आए हैं, इन्होंने कंपेयर किया है सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ। यूँ मान लीजिए कि ये सोसाइटी है और दूसरे साइड से आप इसको कंपेयर कीजिए एक ह्यूमन बॉडी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में भी पार्ट्स होते हैं, हाँ, ऊपर से नीचे तक हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स भी होते हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, ब्रेन है, आइज़ है। तो हर एक पार्ट अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हमें पता है। इतनी बायोलॉजी तो आपको पता होनी चाहिए। और ये भी हम मानते हैं, अगर किसी का ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दे, सारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। सेम इज द केस, हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट ही तो फेल हुआ है। हाँ, ये बेसिक कंपैरेटिव एनालिसिस है। कंपेयर करिए अब इसको सोसाइटी के साथ। सेम हैपन्स इन सोसाइटी कि अगर एक फंक्शन में, जैसे इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, एजुकेशन है, लॉ है, हाँ, और इसी तरह से ट्रेडिशन एंड कल्चर है। तो बेसिक आइडिया यही है, एग्जैक्टली बेसिक आइडिया यही है कि अगर एक सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट इन फंक्शनलिज्म। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड, इट हैज़ बीन सेड दैट इनका कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पार्ट्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट वर्क एंड दे मस्ट वर्क इन इंटीग्रेशन विथ ईच अदर। अगर ये इंटीग्रेशन इनमें नहीं होगा तो फिर सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है, अच्छी तरह से परफॉर्म
नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना हमारा मकसद मेन नहीं है, बिकॉज ये सोशोलॉजिकल थॉट पढ़ रहे हैं हम, या थेरी कहिए, तो थेरी एंड थॉट में मेनली हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं? डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाते हैं। वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्राइब फंक्शनलिज्म, बस डेफिनेशन लिखाइए, 2-3 डेफिनेशंस लिखाइए और इसको डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। नो, थॉट में मेन हमारा मकसद होता है कि सोशियोलॉजिस्ट के विचार इसके बारे में क्या है। अब बेसिक आइडिया तो मैं आपको बोल चुका हूँ, बेसिक आइडिया फंक्शनलिज्म का क्या है। अब क्या यही आइडिया हर एक सोशियोलॉजिस्ट ने इसके लिए इसके साथ एग्री किया है, या उन्होंने अलग अलग विचारधारा अपनी रखी है? दैट इज़ वाई सोशियोलॉजिकल थॉट बिकम्स इंटरेस्टिंग। इसमें आपको अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट्स का, या सोशियोलॉजिस्ट्स का जो है विचार, उनके आइडियोलॉजी, उनका थॉट पढ़ने में के लिए आपको मिलता है, और यू गेट ए कंपैरेटिव नॉलेज ऑफ द थिंग के एक्चुअली क्या किस्सा है, क्या माजरा है। तो शुरुआत करेंगे हम डेफिनेटली, वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम इमानुएल डर्कहाइम। इमानुएल डर्कहाइम का नाम बखूबी आपने सुना होगा, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो इमानुएल डर्कहाइम से शुरुआत करेंगे हम। अब हम एक एक करके फंक्शनलिज्म का जो है इसका आंसर पूछेंगे सोशियोलॉजिस्ट से और एंथ्रोपोलॉजिस्ट से कि भाई साहब आप बताइए अपने विचार फंक्शनलिज्म के बारे में, आपकी क्या विचारधारा है? क्या सोसाइटी में जितने सिस्टम्स होते हैं, क्या ये वाकई हर एक ज़रूरी होता है? जैसे एयरटेल वाले कहते हैं हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, क्या वाकई हर एक इंस्टीट्यूशन ज़रूरी होती है? और ये पहला आंसर हम इनसे पूछेंगे। दूसरा आंसर ये पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी है कि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए इन सिस्टम्स का, या ऐसा भी कुछ है कि ये अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि हार्ट परफॉर्म करेगा विद इन द बॉडी, अगर ये परफॉर्म ठीक ठाक से नहीं करेगा तो पूरा शरीर कोलैप्स हो सकता है। क्या अब हम इनसे पूछेंगे दूसरा सवाल कि क्या ये ज़रूरी है कि ये बॉडी के अंदर ही फंक्शन करेगा? इसको अगर बॉडी से बाहर निकाला जाएगा तो तब क्या ये फंक्शन कर सकता है? वो ऐसा कुछ सवाल इनसे पूछेंगे। सेम इज द केस इन सोसाइटी कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, रिलीजन है, आप कहते हैं रिलीजन अंदर होगा, सोसाइटी के अंदर होगा, तब इसकी फंक्शन का महत्व रहेगा। अगर हम रिलीजन को बाहर निकालेंगे, क्या वाकई सोसाइटी कोलैप्स होगी? ये दो मेन क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे, देखेंगे इनकी विचारधारा क्या है। तो इमानुएल डर्कहाइम 1851 से लेके 1917 तक इनका जो है ये रहा, इनका जो पीरियड रहा। तो इन्होंने यही दो सवाल हम इनसे पूछेंगे और उसके लिए ये जवाब देंगे अपनी अलग अलग थेरीज के माध्यम से। इसलिए मैं 3 थेरीज का यहाँ पे इनका हवाला देना चाहूँगा। एक तो है सोशल सॉलिडेरिटी, इनका जो थेरी है, द थेरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, एंड द थेरी ऑफ रिलीजन, एंड द PhD थीसिस ऑफ इमानुएल डर्कहाइम, जो इनकी डिसर्टेशन भी थी, उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बारे में भी हमने सोसाइटी के टॉपिक में बात की है थोड़ी सी। तो देखिए इमानुएल डर्कहाइम का व्यू क्या है, सिंपलीफाई करके मैं समझाने की बहुत कोशिश करूंगा। डर्कहाइम साहब का मानना है कि हाँ बिल्कुल, सॉलिडेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिडेरिटी मीन्स कॉपरेशन बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। याद रखिए जितने भी हम यहाँ पे अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स का जिक्र करेंगे, ये डायग्राम आप जहन में ज़रूर रखेंगे। हाँ, तो डर्कहाइम ने कहा यस, बल्कि इन्होंने एक थेरी ही लिख डाली, सोशल सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, हाँ, या यूँ कहिए कि रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी। तो इन्होंने कहा डेफिनेटली in order for a society to perform well, to function well, there must be solidarity between all the constituents, between all the components of the society। तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने यस किया है इसको कि यस, it is important for the systems to cooperate and to integrate with each other, otherwise the society can't perform well। तो ये है। और दूसरा इन्होंने रिलीजन के ऊपर एक जो है बहुत बड़ा डिस्कशन किया है। इनके एक किताब भी आई है इसके ऊपर कि इन्होंने कहा कि देखिए रिलीजन के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये डर्कहाइम कहते हैं
कि रिलीजन के माध्यम से मैं समझाऊंगा। रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे मोरालिटी आती है, मोरालिटी। और जब मोरालिटी आएगी तो फिर क्राइम और सुसाइड जैसी चीज़ें कम होंगी, ये इनके विचार है। तो जाहिर सी बात है इनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बल्कि उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा कि दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। तो हाँ, थोड़ा सा इनका विचार ये भी है कि देयर आर इंस्टीट्यूशंस विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, जैसे रिलीजन है, बिकॉज रिलीजन गिव्स यू मॉरलिटी एंड मॉरलिटी विल रिड्यूस द रेट ऑफ क्राइम एंड रेट ऑफ सुसाइड इन द सोसाइटी। सेम एग्जाम्पल, बल्कि सुसाइड के ऊपर उन्होंने इनकी अलग एक किताब भी है, सुसाइड। इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर को एमाइल डर्कहाइम मानते हैं एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द गुड फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। इनका मानना है कि ये जो सोसाइटी में आपने इंस्टीट्यूशंस बताई, हर एक इंस्टीट्यूशन की एक एक फंक्शन है, हर एक इंस्टीट्यूशन को हम अपनी अपनी फंक्शन देते हैं। जैसे रिलीजन की अपनी फंक्शन है, ये मोरालिटी करेगा, हाँ। लॉ की अपनी फंक्शन होगी, एजुकेशन की अपनी फंक्शन होगी, और एंड दिस डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम इज द बेसिस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। ये इनके विचार है एमाइल डर्कहाइम के। एंड सेकेंडली वी विल मूव ओवर टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखिए अभी तक फंक्शनलिज्म की बात हो रही थी, अब यहाँ पे और एक वर्ड ऐड हो गया, स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल को समझने के लिए आप रिकॉल कीजिए हमारा जो लेक्चर रहा है पीछे, जिसमें हमने सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, सोशल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जिनका नाम सरफहरिस्त आता है वो है ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की, ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की, MALINOWSKI, विस्की, समझिए विस्की, मैलिनोव्स्की। तो प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखिए। अब ये कॉमन नेम्स है, लेकिन फिर भी एक्चुअल वर्ड जो है, लफ्ज़ के कौन से वर्ड्स इसमें है, स्पेलिंग, आई मीन स्पेलिंग का ख्याल रखिए। सोशियोलॉजिस्ट के नाम है, ये थोड़ी कोई आम आदमी है, बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। अब नाम आप उधर इधर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की और इनके साथ रॉबर्ट ब्राउन, ये हजरत शामिल है इनके साथ, रॉबर्ट ब्राउन। ये दो फिगर्स हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया है। सिंपल सी बात है, जो अभी बेसिक फंक्शनलिज्म में कहा गया है, जो बेसिक फंक्शनलिज्म में कहा गया है, उसी में इन्होंने स्ट्रक्चर का कंपोनेंट ऐड किया। इन्होंने कहा ये जो फंक्शनलिज्म की आप बात करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है। डर्कहाइम ने कहा रिलीजन इंपॉर्टेंट है, डर्कहाइम ने कहा डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है, या मॉरलिटी इंपॉर्टेंट है। तो हम मानते हैं, मैलिनोव्स्की एंड रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं, हमारा मानना ये है कि फंक्शनलिज्म के लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कुछ नहीं। सोशल स्ट्रक्चर से ही सोसाइटी में फंक्शनलिज्म कायम व दायम रह सकता है। सोशल स्ट्रक्चर, और सोशल स्ट्रक्चर क्या है तो वो हमने एक्सप्लेन किया है। इट इज़ द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स। जैसे किनशिप है, जैसे एक सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, डिफरेंट सोशल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, इकोनॉमी, एजुकेशन, लॉ, पुलिस, मोरालिटी, रिलीजन, इनके दरमियान एक पैटर्न ऑफ रिलेशन, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, और दोज कनेक्शंस आर द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो इनका मानना है वही इंपॉर्टेंट है। और कैसे, क्या लिखते हैं, दे से दैट फंक्शंस ऑफ ए सोसाइटी, ये लिखेंगे आप, फंक्शंस ऑफ ए सोसाइटी are based on kinship and descent, DSCENT, kinship and descent। क्यों इंपॉर्टेंट है किनशिप, क्यों इंपॉर्टेंट, ये सोशल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग, यहां से आइए, व्हेन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड यानी कि मेन
when strong centralized institutions are lacking. Institutions are lacking. मजेदार पॉइंट है, ध्यान रखेंगे तो समझ आएगा, इधर उधर सोचेंगे वजीरबाग के बारे में तो कुछ हो समझ नहीं आएगा। देखिए इन्होंने सिंपली ऐड किया है, इन्होंने कहा भैया एमाइल डरखेम वगैरह ठीक है, उन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की है, लेकिन हर एक सोसाइटी में तो सेंट्रलाइज्ड जो मेन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगी ना, ये इनके विचार है। इन्होंने कहा कि जैसे इकोनॉमिक्स या मार्केट या कैपिटलिज्म कहाँ पे होता है? मॉडर्न सोसाइटी में होता है, ट्राइबल सोसाइटी में थोड़ी होता है। वहाँ पे तो बेसिक सोसाइटी है ना, प्रिमिटिव सोसाइटी, तो वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा वेल वर्सेड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी? नहीं, वही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना मेलनोस्की, दैट इज वाई दे इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा वहाँ पे क्या चीज़ काम करती है? किनशिप एंड डिसेंट। यहाँ यूँ कहिए कि सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पे सोसाइटी को थामे रखता है, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी इंडस्ट्री, इनका कॉन्सेप्ट वेरी इजी है। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोगों ने एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, आप दरखेम की अगर रेफरेंस करें, इन्होंने कहा कि दरखेम साहब ने, ये जो अदर फंक्शनलिस्ट्स हैं, इन्होंने ये एक चीज़ भूल रहे हैं। ये क्या चीज़ भूल रहे हैं? वो ये है कि हर एक सोसाइटी में हर एक इंस्टीट्यूशन नहीं होती है। ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बड़ी सेंट्रलाइज्ड, जिनको सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन मीन्स मैक्रो इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मैक्रो इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट ही नहीं होती है। फैशन की बात करेंगे, फैशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब जहाँ पे फैशन है ही नहीं, क्या वहाँ के लोग नंगे चलते हैं? वो कपड़े नहीं पहनते, उनके पास अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो उसका सहारा लेंगे। दैट इज हाउ दे एक्सप्लेन दैट स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। और स्ट्रक्चर में किनशिप एंड डिसेंट इंपॉर्टेंट होता है, सोशल स्ट्रक्चर। तो इनके नटशल में इनकी बात यह है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट नहीं होंगी, वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर ही फंक्शनलिज्म करता है सोसाइटी में, सोसाइटी को फंक्शन करवाता है पीसफुली, और वो कोलैप्स होने से बच जाती है, बैलेंस करता है। समझे शेवन? ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। उसके बाद जो तीसरे विचारधारा है, दैट इज किन्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरी। थर्ड कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय किन्सले डेविस, या के डेविस लिख सकते हैं आप, एंड विल्बर्ट मोरी। विल्बर्ट मोरे, MOORE, 1945 में इन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट, इन्होंने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी है फंक्शनलिज्म में। तो इनके मुताबिक सोशल स्ट्रक्चर, देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने पहले ही कहा ना, हम सोशियोलॉजिस्ट से और एंथ्रोपोलॉजिस्ट से उनकी विचारधारा पूछेंगे, उनका थॉट पूछेंगे, उनकी क्या थ्योरी है, किसके रिलेटेड? फंक्शनलिज्म के रिलेटेड, वो क्या मानते हैं, उनका क्या कहना है। तो इन्होंने दो चीज़ों के बारे में खुसूसन बात की है, एक तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और दूसरा स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर की ही बात इन्होंने भी की, जैसे डरखेम ने की, लेकिन इन्होंने एक चीज ऐड की, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो इनके मुताबिक फंक्शनलिज्म किस पे डिपेंड करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डरखेम ने सिंपली कहा था डिवीजन ऑफ लेबर, इन्होंने कहा अभी बता। और ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसको ये पूछा भी जा सकता है 3 या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इसको कहते हैं हम डेविस मूरे हाइपोथेसिस। डेविस मूरे, कल को क्वेश्चन पूछेंगे हम एग्जाम में, फिर बोलते हैं सर ये पढ़ाया नहीं, ये क्या तूफान है, ये पढ़ू तो डेविस मूरे हाइपोथेसिस एक्सप्लेन, 5 मार्क्स। हाइपोथेसिस इसको कहा गया है, किसको? जो इन्होंने बात की है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, पहले सीखेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये 5th सेम वालों का एक कोर्स ही होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हाँ,
अब वहीं किसके समझाओ, अब मैं एक या दो लाइन में कैसे समझाऊंगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जबकि 5th सेमेस्टर में आपको पूरा का पूरा कोर्स ही है। आई विल ट्राई। स्ट्रैटिफिकेशन के लिए एक लैडर बनाइए, एक लैडर हेड बनाइए, विथ कैन हेड। आपको पता होना चाहिए स्ट्रैटिफाई का पहले, मैं इसलिए हमेशा आपको पहले एटिमोलॉजिकल मीनिंग बताता जरूर हूं, इंग्लिश मीनिंग, लिटरल मीनिंग। स्ट्रैटिफिकेशन निकला है स्ट्रैटिफाई, इसका वर्ब है स्ट्रैटिफाई, स्ट्रैटिफिकेशन नाउन है। स्ट्रैटिफिकेशन इज ए प्रोसेस टू स्ट्रैटिफाई, और स्ट्रैटिफाई का मतलब क्या है? स्ट्रैटिफाई मीन्स दर्जाबंदी करना, ग्रेडिंग करना। आजकल फ्रूट का सीजन है, एप्पल्स का सीजन है ना, क्या करते हो आप फ्रूट्स के साथ? ग्रेडिंग करते हो, अलग अलग ग्रेडिंग, अव्वल नंबर, दो, दूसरा, तीसरा वगैरह वगैरह, हाँ, ग्रेडिंग ABCD, जैसे हम छोटे बच्चों की क्लास में होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th। इसी तरह से सोसाइटी के अंदर भी एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम सिंपली ये दिखाते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट होते हैं। खुसूसन यहाँ पे हम क्लास की बात करते हैं, क्लास डिविजन्स की बात करते हैं। और ये क्लास डिवीजन क्या है मैं समझाता हूँ। क्या सोसाइटी में हर एक इंसान डॉक्टर होता है? क्या हर एक इंसान पुलिस वाला होता है? हर एक इंसान लेबर होता है? फिर क्या होता है? सोसाइटी के अंदर अलग अलग तबकों के लोग होते हैं। उसी आधार पे हम सोशियोलॉजी में 3 मेन डिविजन्स करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। और मेरा मानना है इसमें 3 नहीं 9 है, मैंने और 9 किए हैं जब मैं पढ़ाता हूँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। फिर आपके वो उधर में नहीं जाऊँगा, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। आप 3 पर ही बस कीजिए। 3 क्लासेस समझ आया ना? लोअर क्लास मीन्स पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं। दूसरा है मिडिल क्लास, जिसमें हम सब आते हैं। मिडिल क्लास, सैंडविचड क्लास, सबसे अनफॉर्चुनेट क्लास हमारा है, ना हम अमीर है न गरीब है। हाँ, साइकिल चलाएंगे तो लोग हंसेंगे, स्कूटी पे जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और गाड़ी की बात करेंगे SUV वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फंस गए बीच में, न उधर के रहे न इधर के रहे। और तीसरा क्लास होता है अपर क्लास, कैपिटलिस्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, रिलायंस, अंबानी, टाटा, अडानी ग्रुप वगैरह वगैरह। तो समझ आए स्ट्रैटिफिकेशन? द प्रोसेस इन विच वी स्ट्रैटिफाई, वी कैटेगराइज different divisions in the society according to their class, that is called stratification। समझ आया? अब वापस आएंगे अपने लेक्चर में। क्या बोला क्लास डेविस एंड मूरे ने? भाई साहब ये जो आप फंक्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ, इसके लिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजे की बात वही तो है ना, आप इनका स्पेशलाइज्ड डिवीजन में। अब थोड़ा सा शायद समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा, जैसे एयरटेल वाले कहते हैं, मैंने अभी कहा ना, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। इसी तरह से डेविड एंड मूरे ने कहा हर एक क्लास ज़रूरी होती है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, ना कि सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। और मैं मज़ीद समझाता हूँ कि सोसाइटी में अलग अलग तबके के लोग होंगे। एक अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी और अपने स्किल के मुताबिक फंक्शन करेगा, दूसरा अपनी एबिलिटी के मुताबिक फंक्शन करेगा। ये सिमिलर फंक्शंस नहीं दिखाएंगे, डिफरेंटली। और हर एक का डिवीजन ऑफ, हर एक का जो है उसका काम करना ज़रूरी होगा। तो इन्होंने भी फंक्शनलिज्म ही कहा है, लेकिन थोड़ा सा हट के पर्सपेक्टिव में। इन्होंने कहा कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं, वही तो हमारा टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू, मैं रिपीट कर, किंस्ले डेविस एंड विल्बर्ट मूरे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको हम डेविस मूरे हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनलिज्म और द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इज द स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। यूं कहिए कि इनका मानना है, भाई साहब, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे डॉक्टर साहब की भी आवश्यकता पड़ेगी, हाँ, लॉ की भी ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और लेबर, ये दैट इज़ हाउ दियर डिस्कशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब आप मुझे एक बात बताइए,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या हुआ था, रशिया ने किया। अब कार्ल मार्क्स का मेन क्रिटिसिज्म यही है, कार्ल मार्क्स जो है उनका मेन क्रिटिसिज्म यही है, ओनली वन क्रिटिसिज्म। कार्ल मार्क्स क्या बने, क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस, ये अमीर गरीब वगैरह इसको ख़त्म करो, मिथुन चक्रवर्ती की तरह मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ, इसको ख़त्म करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करो। 2 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुल मिलाकर हमारा बजट है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, मिसाल के तौर पर मुल्क का बजट है। आपने कहा ठीक है हम कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी इंप्लीमेंट करेंगे। ये मैं एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ कार्ल मार्क्स। आई एम टेलिंग यू द मेन क्रिटिसिज्म कार्ल मार्क्स, वो ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम मीन्स हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेल्थ। अब ये भी अमीर, ये भी अमीर, ये भी अमीर, काम कौन करेगा? हाँ, सड़कें कौन बनाएगा? आप भी बनेंगे, मैं तो बिलियनर, मेरी थोड़ी चट्टी है, मैं तो लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा। हाँ, और ये बोलेगा मेरी भी इनकम है, मुझे क्या ज़रूरत है? दैट इज़ हाउ इट कैन क्रिएट हैवक इन द सोसाइटी। दैट इज़ वाई स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर का होना ज़रूरी है, लेबर का होना ज़रूरी है। और हाँ, ये ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने लिखा, ऊपर मैंने पोस्टर लगा दिया, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो काम करने वालों, वो कूली हजरात, हाँ, यूनाइट, एकजुट हो जाओ, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। वर्कर्स के ऊपर इनका मेन थॉट था कार्ल मार्क्स का, कि वर्कर्स को सेल्फ रियलाइजेशन की अलबत्ता ज़रूरत है। मुझे सेल्फ रियलाइज, किसी जगह आपने देखा है वर्कर का नाम लिखा रहता है? ये सड़कें कौन बनाता है? इंजन। मैं एलिनेशन में पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, तो मज़ा आएगा, थ्योरी ऑफ एलिनेशन पे कार्ल मार्क्स। सिंपल सी बात से समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। आप जब कोई यहाँ पे, अगर यहाँ से थॉर जीप निकलेगी, आपके मन में क्या आता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या कंपनी है, ज़बरदस्त। और इसको किसने बनाया है इस गाड़ी को? जिसने हाथ अपने खराब किए, जिसका मुंह भी काला, सब कुछ काला, कपड़े काले, वो वर्कर होते हैं जिसको। तो मीन इसका एक्चुअल क्रिएटर कौन है? कभी उनका नाम हमारे जहन में आता है? नो। दैट इज वाई स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। लेबर इंपॉर्टेंट है, लेबर होगा तब काम होगा। वो अमिताभ जी की वो पिक्चर मूवी, उसमें वो सारे वर्कर्स हड़ताल पे चले जाते हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद, हाँ, जान के लाले पड़ जाते हैं कैपिटलिस्ट के, इंडस्ट्रियल। फिर वो उनको हाँ हाथ जोड़ के और लड्डू खिलाते हैं, मिठाइयाँ, भैया आप काम के लिए आ जाओ ना प्लीज़। सेम इज़ द केस विथ अस। आज बिहार, ये कटाई का सीज़न है, बिहारियों के पीछे, हाँ, बिहार चुका रहा ना फोन, हाँ, वो लाओ, ये लाओ, तंबाकू गुटखा, तंबाकू 12, हाँ, नेवला 50, और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और वो ये, तब हम काम पे आएंगे, करेंगे क्या, जाना है। ये इनका कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ हाउ सोसाइटी एक्चुअली फंक्शंस। ये इनकी विचारधारा है। उनके बाद पॉइंट नंबर 4, द ब्यूटिफुल डिस्कशन ऑफ टैलकट पार्सन्स। कौन भूल सकता है, जब फंक्शनलिज्म की बात आए तो कौन पार्सन्स को नहीं, इनको नहीं याद करेगा। इनका तो मेन कंट्रीब्यूशन है 1950s के अंदर, इनका आया था 1950 की दशक में इनका आया था एजिल मॉडल। एजिल मॉडल इन्होंने दिया है, डायग्राम बनाएंगे। एक वो 4 स्क्वायर वाली सिगरेट की डब्बी पे जो बना रहता है ना, वही बनाएंगे। ऐसा बना रहता है ना उस पे, हाँ, वही बनाएंगे। और इसमें लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे, ख्याल रखना है ए कहाँ पे लिखेंगे। ए इधर जाएगा तो सारी की सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मोल्टन। ए यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मोल्टन को पता है कि ये यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, ये उनको पता है, बिकॉज ही इज अ स्कॉलर, ही इज द बेसिक प्रपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ एजिल मॉडल। AGIL, सिंपल सी बात है, इसको बड़ी इजी समझूं। ए का मतलब एडाप्टेशन होता है अकॉर्डिंग टू मोर्टन, अकॉर्डिंग टू पार्सन, सॉरी, टैलकट पार्सन्स, एडाप्टेशन। जी का मतलब गोल अटेनमेंट, आई का मतलब इंटीग्रेशन, एल का मतलब लेटेंसी। लेटेंसी बोले तो इक्विलिब्रियम।
या बैलेंस लिख देते हैं। आपने बोला है, आपने पढ़ाई करके आए हैं आप एजिल मॉडल की। इंटीग्रेशन को भी ब्रैकेट में लिखेंगे, कोऑपरेशन आपको इजी समझने में इजी रहेगा। कोऑपरेशन, गोल अटेनमेंट तो ऐसे भी आपका तो सभी का गोल होता है। एडाप्टेशन का मतलब ही है फ्लेक्सिबिलिटी, एडाप्ट करना नई नई चैलेंजेस के साथ। सिंपल सी बात है, मैं इनको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। पार्सन्स ने फंक्शनलिज्म में कहा कि फंक्शनलिज्म के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फंक्शनलिज्म के लिए 4 चीज़ें, ये जो अलग अलग सिस्टम, इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टम एनालिसिस, द सिस्टम थ्योरी ऑफ पार्सन्स। आप लिख सकते हैं ऊपर सिस्टम थ्योरी, यह सिस्टम थ्योरी। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं की, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नो, इन्होंने कहा सिस्टम्स। मीन्स अगर हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यू, नॉर्म, एथिक्स, पुलिस, लॉ वगैरह चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। इन्होंने सभी की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस 4 सिस्टम्स में आप ये कीजिए, तकसीम कीजिए। 10-20 इसमें आती हैं, 5-10 इसमें आएंगी, कुछ इसमें आएंगी, कुछ इसमें आएंगी। इन्होंने एक ग्रैंड कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने मैक्रो कॉन्सेप्ट दिया है, ए लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ, आप बातें मत कीजिए, आई विल थ्रो यू आउट। इन्होंने समझाया कि एक्चुअली 4 सोसाइटीज मेड अप ऑफ 4 सिस्टम्स, एडाप्टेशन, सिस्टम ऑफ गोल अटेनमेंट, सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन, लेटेंसी। इसी की वजह से फंक्शनलिज्म परफॉर्म करता है। एडाप्टेशन, सोसाइटी में कोई भी चेंज आती है तो ये नई नई चीज़ के साथ अडॉप्ट करती है। वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल मैंने दी है एक लेक्चर में, हाँ, या ये जो है अभी ये तो इधर हुआ था 2019 से लेके आज तक। 2019 में वो आर्टिकल का मसला, फिर हड़तालें हुई, हाँ, उसके बाद कोरोना का मसला। हमें लगा हम तो गए काम से ख़त्म, लेकिन सोसाइटी अडॉप्ट्स, इट अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू न्यू सिचुएशंस एंड चैलेंजेस। उसके बाद गोल अटेनमेंट, हर एक इंस्टीट्यूशन में हर एक इंसान का एक गोल होता है। उस गोल अटेनमेंट की वजह से ही फंक्शन, प्रॉपर फंक्शनिंग सोसाइटी में आती है। आप अपना गोल के पीछे इसको दिमाग में रखें कि मुझे प्रोफेसर बनना है, या अपना गोल रखें मुझे केएस करना है, और आगे चल के हमें एक प्रोफेसर मिलेगा सोसाइटी में, एक ये केएस ऑफिसर मिलेगा, एक मिलिट्री जो है का पर्सनल मिलेगा, एक पुलिस का मिलेगा। और अभी तो इससे पहले हम यही बात कर रहे थे ना कि हर एक इंस्टीट्यूशन ज़रूरी होता है, हर एक इंसान ज़रूरी होता है। मैंने इनको तरतीब भी दिया है, मशीयत नुस्खो बनाऊँगा अमी हिसाब, ताकि तो ये स्टेज बाय स्टेज समझ। तो यही तो है गोल अटेनमेंट, दैट इज़ वाई गोल अटेनमेंट। उसके बाद इंटीग्रेशन, जो दुर्कहम ने बात की इंटीग्रेशन की, इन्होंने उसके साथ एग्री किया कि हाँ, इनका अलग अलग होना इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूशन होगी तो उसकी वजह से फंक्शनिंग आएगा, नहीं। हर एक इंस्टीट्यूशन जो है उनके दरमियान पहले इंटीग्रेशन तो होना चाहिए ना, दे मस्ट बी पॉजिटिवली कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज हाउ इट विल वर्क। अदरवाइज पुलिस डिपार्टमेंट भी, ये भी मजे की बात है। इन्होंने कहा हर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है। क्या सोसाइटी परफॉर्म करेगी? कभी नहीं करेगी। इसी तरह से जब ये परफॉर्म करती है, इंटीग्रेशन आता है, आराम, सब कुछ चीज़ें सही होती है, फिर आता है लेटेंसी, इक्विलिब्रियम, बैलेंस इन द सोसाइटी। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म अकॉर्डिंग टू टैलकट, पार्सन्स। और इनके साथ ही जो है आते हैं मर्टन, R.K. मर्टन। मर्टन का एनालिसिस आया है इनकी किताब में, सोशल थ्योरीज एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। किताब का नाम हम हमेशा कॉमास में रखते हैं, और इसका डेट हम ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। 1949 में एक किताब आई थी इनकी, जहाँ पे इन्होंने फंक्शनलिज्म को समझाया है। इनका सिंपली जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द मिडल रेंज थ्योरी, या थ्योरीज ऑफ द मिडल रेंज, मिडल रेंज थ्योरी। ये इनका थ्योरेटिकल पोस्टुलेट है। मिडल रेंज थ्योरी के पीछे मैं और एक लफ्ज लगाऊंगा, मिडल रेंज थ्योरी एंड नॉट ए ग्रैंड थ्योरी। मिडल रेंज थ्योरी में क्या डिस्कस किया गया है, वो ये डिस्कस किया गया है, that there is not a necessity of a grand theory, actually there is a need of a middle range theory। अभी मैं समझाता हूं। इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए क्या किया। He criticized functional unity,
ही क्रिटिसाइज्ड इन, ये जो थ्योरी इन्होंने डिस्कस की मिडल रेंज थ्योरी, इसमें इनका विचार ये है कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया है किसको, जो अभी तक ऊपर हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए ना फंक्शनल थ्योरी, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। ही क्रिटिसाइज्ड फंक्शनल यूनिटी। कैसे? फिर इन्होंने कौन सा नया कॉन्सेप्ट दिया? अगर इन्होंने क्रिटिसाइज किया फंक्शनल यूनिटी को, इनका कॉन्सेप्ट था मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शंस। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट को उर्दू का लफ्ज यहां पे लिखेंगे जो जाहिर होगा, जो क्लियर होगा, जो दिखता होगा। जाहिर, इसके चुना वरन जाहिर बोतन, जो जाहिर है। यहां पे मैं लिखता हूं, पीछे उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब जाहिर होना, जो दिखता है, विजिबल होना। ब्रैकेट में लिखिए विजिबल, लिखिए विजिबल। मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड लेटेंट फंक्शंस। लेटेंट फंक्शंस, मैनिफेस्ट का क्या मीनिंग लिखा आपने? विजिबल। और लेटेंट का मीनिंग क्या निकलेगा? इनविजिबल, मख्फी। उर्दू में इसको कहते हैं मख्फी, मीम खा फा या, छुपा हुआ। अब कितनी मैं लिटरल मीनिंग बताऊंगा आपको, ये जो इतनी क्लियर कसम, ये अल्फाज से ही क्लियर हो जाता है मतलब क्या है इसका। क्या कहा मर्टन ने? इसने दिया है मिडल रेंज थ्योरी का कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो अभी तक बात हुई है पीछे, इन्होंने बात की है पार्सन्स ने और किसने, ब्राउन ने, मेलिनोस्की ने और डर्कहाइम ने, ये बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ज़रूरत बड़े पर्सपेक्टिव की नहीं है। अभी इससे पहले हमने पार्सन्स का एजिल मॉडल देखा ना, वो बड़े पर्सपेक्टिव में बात हो रही है फंक्शनलिज्म की। इन्होंने कहा थोड़ा छोटी लेवल पे बात कीजिए। और एक पॉइंट इनका ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि फंक्शनल यूनिटी ज़रूरी नहीं होती है। ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके दरमियान यूनिटी होना ज़रूरी नहीं है। वो अपने दम पर अलग भी सर्वाइव, ये इनके विचार है मर्टन साहब के। यूँ कहें कि जो मैंने अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में एग्जांपल दी कि क्या हार्ट को अगर बाहर निकालेंगे क्या ये सर्वाइव कर सकता है, फंक्शन कर सकता है? मर्टन ने कहा हाँ कर सकता है। अभी इनकी विचारधारा है। और साइंस इज, अब यहाँ पे साइंस की तो बात नहीं हो रही है। अगर वहाँ उसकी तरफ भी आप देखेंगे, हार्ट को फंक्शन कराने में साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट सुना है, लिवर ट्रांसप्लांट एंड ब्रेन ट्रांसफर भी हुआ करता है। सो सेम इज़ द केस इन सोसाइटी कि अगर हम, अब ये तो बहुत बड़ी बात कर दी थी इन्होंने, अगर हम इकोनॉमी को निकालेंगे बाहर, रिलीजन को बाहर निकालेंगे, इनका मानना है कि वो बाहर भी एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम सर्वाइव कर सकता है। इकोनॉमी को पॉलिटिक्स, लॉ, बाकी इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता नहीं है। रिलीजन को इकोनॉमिक्स, बाकी इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट थ्योरी। इन्होंने कहा क्यों? आप ये जवाब देंगे क्यों, कैसे? इन्होंने कहा कोई सिस्टम ऐसा होता है जिसकी फंक्शंस बिल्कुल दिखती है, जाहिर होती है, और आप उसको कहते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि मेरा मानना है, मर्टन ने कहा मेरा मानना है ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस है जिनकी फंक्शंस दिखती ही नहीं है। क्या उसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं बनती है? इन्होंने कहा कि ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस है जिनकी फंक्शंस छुपी हुई होती है, छुपी हुई होती है। एग्जाम्पल दे सकता है कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन की जिसका हम कभी जिक्र ही नहीं करते हैं जब हम सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनलिज्म की बात करते हैं? एग्रीकल्चर की तरह किसी ने कभी हमने देखा है, आज तक कभी सुना है सोशल इंस्टीट्यूशंस में लिखाया गया है एग्रीकल्चर? कभी नहीं कहते। हम कहते हैं फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज, लॉ, इकोनॉमिक्स। तो खाते क्या हो आप लोग? हाँ, पत्थर और रेत खाते हो। ये खाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स ने कहा ना मेटीरियलिज्म। अब खाने के बगैर मैन 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 की बात हो रही है सोसाइटी में। हाँ, ये मैन जिंदा किस वजह से है? एनवायरनमेंट की वजह से। यही तो इनका कॉन्सेप्ट है मर्टन का कि भैया ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस है जिनकी फंक्शन छुपी होती है और वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मैनिफेस्ट
ऐसी यूनिवर्सिटी जिनकी फंक्शंस आपको लगता है इकोनॉमी, अरे भैया इकोनॉमी के बगैर कुछ चलेगा नहीं, बिकॉज ये विजिबल है, इसलिए आपको लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शनलिज्म के लिए, सोसाइटी के फंक्शन के लिए। लेकिन ऐसी भी इंस्टीट्यूशन है जो जाहिर नहीं है, और लेकिन वो उनका एग्जिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट रहता है। लास्ट वन, द लास्ट पॉइंट विच इज़ द टोटल क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनल थ्योरी, 2 मिनट में इसको क्लोज करेंगे, दैट इज कॉल्ड नियो फंक्शनलिज्म। नियो फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म। नियो आपने सुना होगा, नई नई गाड़ियाँ आती है, हाँ, एक ये नियो आई थी, इसमें हुंडई में नियो, और भी किसी कंपनी में नियो। नियो का मतलब ही होता है ए न्यू वर्जन, ए लेटेस्ट वर्जन। अब ये ऐसी थ्योरी है जो पुराने जो बेसिक क्लासिकल फंक्शनलिज्म अभी तक हमने डिस्कस किया ना, सारे 4-5 कॉन्सेप्ट्स में, 4-5 पॉइंट्स में, उन सब को ही क्रिटिसाइज करती है। यानी कि मर्टन ने कहा, इनसे पहले मर्टन ने क्या कहा, भाई साहब वो गलत कहते हैं, वो गलत कहते हैं। न्यू फंक्शनलिस्ट ने कहा आप सब गलत कहते हैं। तो क्रिटिसिज्म, इट इज़ द अल्टीमेट क्रिटिसिज्म टू क्लासिकल फंक्शनलिज्म। अब इसमें जो नाम है सबसे सरफहरिस्त वो है जेफरी अलेक्जेंडर। जेफरी अलेक्जेंडर साहब आए, एक स्कॉलर, इनके साथ थे अर्नेस्ट हॉज। एक्चुअली अर्नेस्ट हॉज ही पहले आए थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उससे ज़्यादा अलेक्जेंडर का ही नाम लिया जाता है नियो फंक्शनलिज्म में। ERNST, अर्नेस्ट, HAUS, हॉज। एंड यहाँ पे बात होती है मिचेल फूको, one of the most prominent figures in not only in neo-functionalism but postmodern sociology, मिचेल फूको। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन ही यही है, अब फूकॉट पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल मकसद ये है कि इनकी स्पेलिंग कभी गलत मत लिखना, ये बड़े सोशलिस्ट हैं, स्पेलिंग इनकी गलत लिखोगे तो इनकी नाक कट जाएगी बेचारों की। नियो फंक्शनलिज्म में 3 नाम आते हैं, जेफरी अलेक्जेंडर, अर्नेस्ट हॉज, माइकल फूको। इन्होंने क्या कहा, एक सेंटेंस में मैं सारा कंक्लूड कर लूँगा बिकॉज नियो फंक्शनलिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। इन्होंने ये एक स्टेटमेंट लिखा है दैट देयर इज ए नीड टू इंक्रीज द इंटेलेक्चुअल स्कोप, there is a need to increase the intellectual scope of functionalism while retaining, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा, while retaining, retain रखना मतलब preserve रखना, while retaining its theoretical core, while retaining से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, while retaining its थ्योरेटिकल कोर। ध्यान रखेंगे, 2 मिनट और ध्यान रखेंगे। बाग मेरी क्लास में आप 5-5, 6-6 मिनट लेट आते हैं, आज की उधर क्लास में भी आप लेट हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलना सर ने बोला कि 5-10 मिनट आज एक्स्ट्रा हो गए। देखिए ये समझना पड़ेगा, नियो फंक्शन में इसके लिए अलग लेक्चर नहीं देने वाला हूँ बिकॉज नियो फंक्शनलिज्म आपके सिलेबस में ही नहीं है। अब ये ज़रूरी मैंने समझा, नियो फंक्शनलिज्म सिंपली वाज द अल्टीमेट क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म। इसने कहा कि जो भी अभी तक डिस्कस किया गया फंक्शनलिज्म में उसमें दिक्कत है, उसको नया वर्जन निकालना पड़ेगा, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता है। तो नीड किस चीज़ की है, टू इंक्रीज द इंटेलेक्चुअल स्कोप, यानी कि फंक्शनलिज्म महदूद है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके एक्सप्लेन कीजिए, ये पहली बात। लेकिन उसका जो मेन थ्योरेटिकल कोर है, मेन मुद्दा, मेन बात, उसके साथ छेड़िए मत। फंक्शनलिज्म इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको थोड़ा सा वाइड हॉरिजन इसका अवॉइड करने की आवश्यकता पड़ेगी। एंड दिस इज a gist of neo-functionalism, and I will close my lecture of functionalism here. Any questions? Any questions? Thank you.